बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको खबर बता देता हूं। खबर यह है कि तुर्की के F-16 तैयारों ने रशिया के Su-24 जहाज़ों को इंटरसेप्ट किया है बाल्टिक सी के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि तुर्की नेटो इत्तेहाद का एक हिस्सा है और अमेरिका के बाद नेटो ममालिक के अंदर सबसे बड़ी जो एयर फोर्स है वो तुर्की की है। कहा जाए कि अमेरिका के बाद जो सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है वो तुर्की की है। यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ पाकिस्तानियों को ये वीडियो जो है ये अच्छी ना लगे और आप ये बात करें कि ये तुर्की के खिलाफ बात कर रहा है। देखिए, हर चीज़ का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, आपको हर चीज़ को जो है वो देखना पड़ता है। मैं तुर्की के बारे में आपको ये बात बता सकता हूँ कि तुर्की ने पाकिस्तान की उस वक्त मदद की जब कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं था, और ये कोई फाइनेंशियल मदद नहीं थी, ये फाइनेंशियल मदद से ज़्यादा बड़ी मदद थी। लेकिन फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा कि तुर्की का जो इस वक्त किरदार है वो बहुत ज़्यादा सी सॉ की तरह चेंज होता रहता है। अब ये आप खबर देखें, इस खबर के मुताबिक तुर्की के 2 F-16 फाइटर जेट तैयारों ने रशिया के बने हुए Su-24 फेंसर तैयारों को जो है वो इंटरसेप्ट किया बाल्टिक सी के ऊपर। नेटो ममालिक ने एक एयर पोलिसिंग मिशन जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है और तमाम नेटो कंट्रीज जो है उसके अंदर अपने जहाज़ों को कंट्रीब्यूट करवाती हैं और नेटो कंट्रीज की जो है वो एयर पोलिसिंग करती हैं। अब ये वाकया पोलैंड के नज़दीक पेश आया है। मालब्रुक पोलैंड के अंदर एक जगह है जहाँ पे इस वक्त तुर्की ने अपने जहाज़ जो है वो खड़े किए हुए हैं और ये नेटो एयर पोलिसिंग के मिशन के तहत वहाँ पे आए हुए हैं। नेटो कंट्रीज के बारे में आपको पता है कि नेटो जो है वो वार्सा पैक्ट के अगेंस्ट खड़ी हुई थी। यूरोप के कुछ ममालिक ने अपने डिफेंस के लिए नेटो इत्तेहाद को बनाया, उसके अगेंस्ट सोवियत यूनियन ने वार्सा पैक्ट का इत्तेहाद खड़ा कर दिया। तुर्की जो है वो इस नेटो इत्तेहाद के अंदर शामिल है और इस नेटो इत्तेहाद के अंदर तुर्की बाउंड है कि अगर नेटो ये फैसला करती है कि उन्होंने रशिया के ऊपर हमला करना है तो तुर्की को रशिया के ऊपर हमला करना पड़ेगा, क्योंकि इस नेटो इत्तेहाद के मुताबिक अगर किसी एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो उसको तमाम ममालिक के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा और तमाम ममालिक मिल के जो है उस एडवर्सरी के ऊपर अटैक करेंगे। तो इस मुआहदे के तहत अगर रशिया और किसी और नेटो मुल्क के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है तो तुर्की बाउंड है नेटो की तरफ से कि वो रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हिस्सा ले। जबकि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रशिया और तुर्की जो है वो आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आते जा रहे हैं। खैर, यहाँ पे उसकी एक रीज़न हमें ये भी समझ में आती है कि फ्रांस, जो कि खुद एक नेटो का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो तुर्की के खिलाफ ग्रीस को जो है वो खड़ा कर रहा है और वो तुर्की के खिलाफ ग्रीस की एयरफोर्स को ना सिर्फ इक्विप कर रहा है, रफाल तैयारों के साथ इक्विप कर रहा है, बल्कि ग्रीस को उसने कुछ फ्री रफाल तैयारे भी जो हैं वो दिए हैं। और ग्रीस और तुर्की ये दोनों भी जो है ये नेटो के ममालिक हैं, लेकिन आपस में इनके जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फ्रांस जो है वो ग्रीस को तुर्की के खिलाफ इक्विप कर रहा है। रशिया जो इन सब नेटो ममालिक का एडवर्सरी है वो तुर्की को S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स दे रहा है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तैयब अर्दोगान का जो इस वक्त किरदार है, दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे मुसलमानों के खिलाफ कोई बात होती है तो तैयब अर्दोगान जो है उसको लीड करते हैं और वो लीड करके मुसलमानों के हक में बात करते हैं। कश्मीर का मामला हो जाए तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आके तो कश्मीर के हक में बात करता है। फ़लस्तीन का मामला हो जाए तो तुर्की इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा नजर आता है, जबकि ये जो तमाम नेटो ममालिक हैं ये हमें इसराइल के साथ खड़े नजर आते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ तुर्की के इस किरदार के ऊपर कि तुर्की नेटो का भी हिस्सा है। तुर्की रशिया के साथ भी उसने अपने ताल्लुकात अच्छे बनाए हुए हैं, बल्कि रशिया से वो एडवांस जो है वो इक्विपमेंट परचेज कर रहा है। इवन तुर्की की Su-57 जहाज़ों के खरीदने के ऊपर भी बातचीत चल रही थी रशिया के साथ। इसराइल के मजालम के खिलाफ जब भी कोई बात करता है तो उसमें तुर्की सबसे आगे होता है, लेकिन फिर तुर्की इस नेटो को छोड़ता भी नहीं है। खैर, एक बात हमें और समझ में आती है कि तुर्की को यूरोप का गेटवे कहा जाता है, क्योंकि एशिया और यूरोप तुर्की के मुकाम के ऊपर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। दूसरी तरफ यूरोप जो है वो तुर्की को ब्लैकमेल भी करता है। यूरोप ने तुर्की को देर से एक लॉलीपॉप दिया हुआ है कि हम आपको जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल करेंगे, लेकिन आज तक यूरोप ने तुर्की को यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल नहीं किया। अब मेरी समझ में नहीं आता कि इस वक्त तुर्की की एग्जैक्ट पॉलिसी क्या है। क्या वो मुसलमानों के साथ खड़ा है या उसका एक ख्वाब जो है कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए, वो उसको पूरा करने के लिए नेटो ममालिक के साथ खड़ा है। एक तरफ हम देखते हैं कि तुर्की मुसलमानों के अरूज के ऊपर बात करता है, अर्तुगुल जैसे ड्रामे बनाता है, इसराइल की जो मकारियाँ थी उसके ऊपर उसने ड्रामे बनाए, फ़लस्तीन की ज़मीन के ऊपर कब्जा करने के लिए इसराइल के जो ड्रामे थे और इसराइल और इंग्लैंड का जो गठजोड़ था उसके खिलाफ उसने ड्रामे बनाए। लेकिन उसके बावजूद तुर्की जो है वो इन नेटो ममालिक के साथ खड़ा नजर आता है और अपनी एक ख्वाहिश रखता है कि वो उसको यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल किया जाए। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे दिमाग के अंदर चल रही थी तुर्की के हवाले से। ये बेसिकली एक खबर मैंने पढ़ी कि तुर्की के 2 F-16 तैयारों ने रशिया के Su-24 फेंसर तैयारों को इंटरसेप्ट किया। तो वहाँ पे मुझे ये ज़हन में आया कि एक तरफ तुर्की के तैयारे जो
جو ہیں وہ رشین طیاروں کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں. ریزن کیا ہے کہ اس کی اپنی نیٹو کی جو ہے وہ obbligations ہیں, لیکن دوسری طرف ترکی جو ہے وہ رشیا سے ہائی ٹیک اکوپمنٹ بھی پرچیز کرتا ہے. تو یہ تھوڑی سی ترکی کی جو فورن پالیسی ہے, میں اس کو سمجھنے سے تھوڑا سا قاصر ہوں. ترکی چاہتا کیا ہے؟ ایک چیز جو میرے دماغ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ طیب اردگان کے پاور میں آنے سے پہلے ترکی جو تھا وہ پراپر پرو ویسٹ تھا, ایک پراپر سیکولر اور لبرل اسٹیٹ تھا. لیکن ترکی کے جو لوگ ہیں وہ اسلام پسند ہیں, ترکی کے جو لوگ ہیں وہ اسلام کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہ اپنی اسلامی ویلیوز کے اوپر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں. تو شاید جب سے یہ طیب اردگان جو ہے وہ پاور کے اندر آئے ہیں, انہوں نے ترکی کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ترکی کو بالکل ایک دم جو ہے 180 ڈگریز کے اوپر لے جائیں اور ترکی کو ایک دم جو ہے وہ چینج کر دیں. اس کے لیے طیب اردگان کو بھی ٹائم چاہیے. طیب اردگان میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ترکی اسلامی ممالک کے حق میں بات کرتا ہے, یہ سب کچھ طیب اردگان کے آنے کے بعد ہوا ہے. اس سے پہلے جو ترکی کے رولرز تھے وہ نہ اسلام کی بات کرتے تھے, نہ اسلامی ویلیوز کی بات کرتے تھے, اور نہ وہ مسلمانوں کے حق میں کوئی آواز اٹھاتے تھے. کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر کئی دہائیوں سے جو ہے وہ مظالم ہو رہے ہیں, لیکن طیب اردگان سے پہلے میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی ترکی کے صدر نے جو ہے ان کے اوپر بات کی ہو. لیکن اب ترکی جو ہے وہ فلسطین کی بھی بات کرتا ہے, اب ترکی جو ہے وہ کشمیر کی بھی بات کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ طیب اردگان جو ہے وہ ایک دم ترکی کو یورپ کے انفلوئنس سے باہر نہیں نکال سکتے. ڈیفینیٹلی ترکی نے جو نیٹو کا معاہدہ سائن کیا ہوا ہے یہ طیب اردگان سے پہلے کا کیا ہوا ہے. اس وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ طیب اردگان کو تھوڑا وقت لگے گا ترکی کو ویسٹ کے انفلوئنس سے نکالنے میں. دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا, بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.